तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर राजभवन अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे। इस वक्त की अपडेट ये कि राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करके पुष्कर धामी निकल चुके हैं। राज्यपाल को विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दे चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे थे, राजभवन से अब मुलाकात करके राज्यपाल से निकल चुके हैं। 11वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में उनके नाम पर मोहर लगी। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ। 2 बार विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। लगातार छात्र राजनीति के तौर पर युवा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उत्तराखंड में युवाओं के लिए कई आंदोलन, कई मुहिम का हिस्सा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और अब उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में राजभवन जब पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, उनकी ये तस्वीरें हैं। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी के मुख्यालय से राजभवन के लिए रवाना हुए उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने। राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, राज्यपाल से मुलाकात करके निकल चुके हैं राजभवन से पुष्कर सिंह धामी। कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। 11वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बनेंगे पुष्कर धामी। जैसी जानकारी लगातार सामने आ रही है उसके मुताबिक कैबिनेट में किसी तरीके की बदलाव किसी तरीके का नहीं किया जाएगा। सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया है। 5 तस्वीरें आपके सामने। कल शपथ ग्रहण पुष्कर धामी का अब से कुछ देर पहले लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त, जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक में ऐलान किया गया पुष्कर धामी के नाम पर। नरेंद्र सिंह तोमर ने औपचारिक ऐलान किया। कुमाऊं क्षेत्र से पुष्कर धामी आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे हैं। तीरथ सिंह रावत को अपना पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के तौर पर पुष्कर धामी को कमान सौंपी है। तो ये 5 तस्वीरें उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी। 3 दिनों का मंथन। यहाँ बड़ी संवैधानिक व्यवस्था है। सैकड़ों कयासबाजियां, संवैधानिक संकट, सब पर लगा विराम, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने मिलकर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर हामी भरी, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुहर लगा दी। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को सेवा का अवसर दिया है, मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। शुक्रवार को जब से तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तभी से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन अब बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक पुष्कर सिंह धामी को ही राज्य की कमान सौंप दी है। पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खटीमा से बीजेपी के विधायक हैं। धामी दूसरी बार विधायक बने हैं। धामी का राजनीतिक सफर एबीवीपी के साथ शुरू हुआ था। पुष्कर सिंह धामी 1990 से 99 तक राष्ट्रीय स्तर पर एबीवीपी के साथ जुड़े रहे। बीजेपी के युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रहे। जाहिर है धामी के सिर पर कांटों भरा ताज सजा है, क्योंकि साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है। लिहाजा उनके पास खुद को साबित करने के लिए महज चंद महीनों का ही वक्त बचा है। फिर उन्हें अपने कामों के साथ साथ राज्य सरकार के 5 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के पास जाना होगा, जहां फिर से जनता का जनादेश ही उत्तराखंड की किस्मत का फैसला करेगी। देहरादून से सुरेंद्र सीला के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा साहब जुड़ चुके हैं। आप उत्तराखंड से ही आते हैं, उत्तराखंड की सियासत को बेहद करीब से आपने देखा है, कवर किया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा जोशी जुड़ चुकी हैं। उमाकांत लखेड़ा साहब, राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, जानकारी मिल रही है कि कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, कैबिनेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं होने जा रहा है। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना साहब भी जुड़ चुके हैं। आप मीडिया प्रभारी हैं उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के। सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उमाकांत लखेड़ा साहब, किस तरीके की चुनौती अब आगे नजर आती है आपको उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के सामने? देखिए, उत्तराखंड एक समस्याओं से ग्रस्त प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, और जितना छोटा है उतने ही समस्याओं से ग्रस्त ये प्रदेश है, और जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे मौके पर कोरोना ने पूरा जिस तरह से कोरोना फैला है, कुंभ की वजह से कोरोना वहाँ ने पांव पसारे हैं, और हजारों लोग उससे संक्रमित हुए हैं पूरे पहाड़ों में। और ये चीज़ें खबर नहीं बनी है, लेकिन पहाड़ के जितने भी लोग हैं, दूर दराज के 13 जिलों में हर जगह लोग प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे मौके पर जो ये परिवर्तन हुआ है, और उसके बाद उसके पहले जो कुंभ घोटाला हुआ, उस कुंभ घोटाला में भाजपा बहुत बुरी तरह घिरी हुई है। जो करप्शन की जो चेन है, उस करप्शन की चेन को तह तक पहुंचना अभी उसको टाइम लगेगा तह तक पहुंचने में। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दोहरी चुनौती मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस से गए हुए जो नेता वहां पर हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री हैं, जिसमें सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल हैं, हरक सिंह रावत हैं, ये और विजय बहुगुणा के जो लॉबी है, मुझे नहीं लगता कि इनके गले ये जो नेतृत्व परिवर्तन है, ये देखिए, इनके दो चीजें, पुष्कर सिंह धामी में और त्रिवेंद्र सिंह या तीरथ सिंह में बुनियादी फर्क क्या है कि ये दोनों राजनीति में मंजे हुए हैं, जाने पहचाने चेहरे थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी तो इस काबिल भी नहीं समझा गया था कि उनको जो है आप मंत्री बनाते। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जूनियर विधायक के नेतृत्व में इतने जो बड़े कद के नेता हैं वो समायोजित हो पाएंगे, क्योंकि आरएसएस के नहीं है। तो आरएसएस के सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, ये सुबोध उनियाल और विजय बहुगुणा के जो लोग हैं, ये आरएसएस के नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मानेंगे, और ये बड़ा विद्रोह की गुंजाइश है इस समय। मुझे लग रहा है विद्रोह होने जा रहा है उत्तराखंड भाजपा में। जी, पार्टी के बड़े चेहरों को साथ लेकर चलना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। नेहा, मुझे लग रहा है कि विद्रोह हो जाएगा। मुझे लग रहा है विद्रोह हो जाएगा। पार्टी को संभालना, नेताओं को संभालना एक बड़ी चुनौती है, और जो करप्शन के आरोप अब तक लगे हैं उसकी ईमानदार जांच करना, जांच की रिपोर्ट के साथ जनता तक पहुंचना चुनाव में, चुनौती कहीं ज्यादा है, वक्त कम है। धन्यवाद एंड नमस्कार सभी को। देखिए, लखेड़ा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उत्तराखंड और खासकर उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी समझ है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने जो बात कही कि पुष्कर सिंह धामी जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी या तीरथ सिंह रावत जी में जो बुनियादी फर्क वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पहले ही बताना चाहूंगी दर्शकों को, और मुझे लगता है ये सारे देश की हमारी जनता जानती भी है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के एक सिस्टम से चलती है। यहाँ पर जो भी नेता उभर कर आता है, जिस पर पूरा संगठन मोहर लगाता है, उसको सब एक्सेप्ट करते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी को कितना एक्सेप्ट किया जाएगा? विद्यार्थी परिषद से उनका सफर शुरू हुआ था, कॉलेज राजनीति से उन्होंने शुरू किया था, युवा मोर्चा के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड के, उन्होंने सालों दिए हैं उत्तराखंड को और भारतीय जनता पार्टी को। तो ये कहना कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी तीरथ सिंह रावत जी से या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कम होगी। एक मिनट में बात करें। उमाकांत लखेड़ा सर लगभग 3 दशक से पत्रकारिता में हैं, उत्तराखंड से आते हैं, लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, और जो आप बात कह रही हैं वही सवाल उमाकांत लखेड़ा जी ने भी खड़ा किया। वो कह रहे हैं कि अगर पुष्कर धामी बहुत काबिल नेता हैं, बहुत कनेक्टिंग लीडरशिप है उनकी, तो उनको इससे पहले कैबिनेट में मंत्री तक क्यों नहीं बनाया गया? तीरथ सिंह रावत से पहले नाम पुष्कर धामी के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? वो सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं लखेड़ा जी के लॉजिक से जाऊं तो तीरथ सिंह रावत जी को तो चुनाव में 17 में टिकट भी नहीं मिला था, उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। तो ये जो लॉजिक होते हैं, इनकी एक टाइमिंग होती है, किस समय कौन सा व्यक्ति कौन से पद के लिए ठीक है, ये लखेड़ा जी या कोई भी मीडिया का व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, विधायक दल है, सीनियर हमारी लीडरशिप है, जो तय करती है कि प्रदेश के लिए और पार्टी के लिए क्या सही है। ठीक है दसमाना साहब, ये पार्टी तय करेगी, कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता। टाइमिंग क्या होगी किसी नेता की उतरने की पॉलिटिक्स में, किस पद पर, या ये वक्त की मजबूरी है बीजेपी के सामने? देखिए, मैं आपको एक चीज बात बताऊं कि सबसे पहले तो ये अपनी बेटी है और बुद्धिमान और युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी की। लखेड़ा जी जो हमारे साथ आपने जिनको जोड़ा है, वो स्वयं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और उत्तराखंड में ही सक्रिय रहे हैं, और उत्तराखंड में वो मेरे गुरु भाई भी हैं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता
देश के, उनके सानिध्य में उन्होंने काम किया है। तो ये बात थोड़ा सा मुझे अटपटी लग रही है जो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, नेता है, जमहूरियत है, अपनी बात कहने का हक है नेहा जोशी को। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये पार्टी तय करेगी टाइमिंग क्या होगी किसी नेता की, या ये बीजेपी की वक्त की मजबूरी है? नहीं, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उत्तराखंड के साथ जो सबसे बड़ा विश्वासघात किया गया है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने न तो तीरथ सिंह को चुना था, न उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह को चुना था, न उन्होंने किसी नेता के नाम पर मैंडेट दिया था। उत्तराखंड में 3 से ज्यादा बड़ी रैलियां चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं करी और उत्तराखंड के लोगों को आकर के मुतमईन किया कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में आबाद गति से विकास होगा, पैसे की कमी नहीं होगी, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कम होगी, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त। नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड में जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ। उत्तराखंड में जब 15 महीने की सरकार, अंतरिम सरकार बीजेपी की बनी थी 9 नवंबर 2000 को, तो 15 महीने की सरकार में 2 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे। उसके बाद 2007 में जब इनकी सरकार बनी तो खंडूरी जी, फिर निशंक जी और उसके बाद खंडूरी है जरूरी, 3 मुख्यमंत्री 2007 से 2012 में। और अब ये 11वां मुख्यमंत्री। एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि उत्तराखंड के लोग चेहरे पर नहीं गए, उत्तराखंड के लोगों ने प्रधानमंत्री की बात से मुतमईन होकर के वोट दिया था। आज जब चुनाव आएगा तो आप ये बात कहकर के वोट नहीं मांग सकते कि हमने युवा चेहरा ले आए। अरे भैया, बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या किया? 12% हमारे यहाँ बेरोजगारी दर, 6 गुना। जब हम सरकार छोड़ के गए थे उस जमाने में जो बेरोजगारी दर थी 1.64, आज वो 10.99% है। महंगाई की दर हमारे नेहा जोशी, आप कुछ कहना चाह रही है? माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। मेरी बात दसमाना साहब आपने अपनी बात कही, आपने कहा कि हाल बेहाल हैं, हाल बेहाल है। जो आप कह रहे हैं उसका सीधा मतलब ये है। उत्तराखंड का एनके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड का नया सीएम चुने जाने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का, और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवपुरी जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। और क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को, तो जो है जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी मैं समझती हूँ कि वो निभाएंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा दुख हो रहा है, उसके पिताजी ने नहीं देखी है, वो भी देखना चाहते थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है? याद आ रही है, तो खुशी हुई है, खुशी के हाथ आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बन गए हैं धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा? तो किस तरीके से देख रहे हैं? पूछ लीजिए आप, हाथ से हाथ से। सब कुछ करेगा। वो थे, बहुत तमन्ना थी, कब से बनने वाला था, बना नहीं, आज भगवान ने सुन ली, बन गया, बहुत खुशी होती। क्या कहते थे पापा आपसे कभी? कि मैं सीएम बनूंगा। कितनी खुशी हो रही है बेटा पापा? बहुत। आप कौन है उनके? बेटा। क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह धामी। अच्छा, और कितने भाई हैं आपके? एक भाई हैं, तो घर में खुशी हो रही है? हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप? अब मैं नेता बनूंगा। आप भी नेता बनोगे? पापा कहते भी थे पहले कि मैं सीएम बनूंगा? हाँ जी। पहले कहते थे? हाँ जी। अच्छा, अब आपका भी क्या सपना है? मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। आईएएस ऑफिसर बनोगे? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रभाकर सिंह धामी।
चलिए, तो परिवार में खुशी है, जाहिर सी बात है, नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के, लेकिन क्या उनकी कुर्सी इतनी आसान होने जा रही है? एनके सिंह सर, आपने सुना सूर्यकांत धस्माना को, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता नेहा जोशी को, क्या आपको लगता है कि नए चेहरे के सामने चुनौती कहीं ज्यादा होगी, खासकर पिछले 4.5 साल के अपने काम को जस्टिफाई करने के लिहाज से? जी हाँ, मैंने उस बच्चे को भी सुना जिससे पूछा आपके रिपोर्टर ने कि आगे क्या बनना चाहोगे। अच्छा हुआ उसने ये नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूंगा, वरना दिक्कत हो जाती। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि प्रवक्ताओं की तो प्रॉब्लम है कि उनको जस्टिफाई करना ही है, अदरवाइज एक कॉमन सेंस से आप सोचिए 4 महीने में आपको मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ता है। बाकी ये बाई इलेक्शन ये सब तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको याद होगा कि उड़ीसा में जब गोमांग हुए थे तो गोमांग के लिए एक साल से कम बचा हुआ था स्टेट असेंबली इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन कराया। तो अगर आप चाहते तो वो करा सकते थे, आपके पास प्रेसिडेंट था, प्रोविजन था। इसलिए वो सब तो बातें अलग है। आपको लगा कि आपका सिलेक्शन गलत हो गया है। तीरथ सिंह जिस तरह से अटरेंसेस उनके थे, उनके स्टेटमेंट से एक मजाक बन गया था इंस्टीट्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे में बीजेपी ने, हेड ऑफिस ने एक गलती की, बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप ने एक ब्लंडर किया था। अब वो एक नया चेहरा लाए हैं, इसमें कोई गलती मुझे नहीं लगती है। आप देवेंद्र फडणवीस को याद करिए, देवेंद्र फडणवीस भी नया चेहरा थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, उत्तराखंड का कैरेक्टर ये है कि यहाँ पे बीजेपी में पॉकेट्स हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी के पॉकेट्स है। निशंक का पॉकेट एक जमाने में हुआ करता था, अब तमाम इस तरह के पॉकेट्स होते थे। तो ये बात उमाकांत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या लीडरशिप को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ध्यान रखिएगा अभी 8 महीने चुनाव को रह गए हैं, और जो टिकट नहीं मिलेगा हर आदमी प्रेशर डालेगा कि हमारे लोगों को टिकट मिले, और नहीं तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, उधर जाना चाहेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो चैलेंज था, ये डिसीजन गलत लेने की वजह से तीरथ सिंह रावत को लाके ही आपने गलत किया, और उसका ये खामियाजा होगा। मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि देखिए, जो उत्तराखंड में फॉर्मूला लागू हुआ है, दरअसल में ये लागू किया गया है पश्चिम बंगाल के लिए, ममता बनर्जी के लिए। इसको जोड़कर देखा जा रहा है ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के तौर पर इस कार्यकाल में। बड़ा अच्छा सवाल है। सुबह से मैं देख रहा हूं, अखबारों में भी आ रहा है। दरअसल दोनों सिचुएशंस अलग अलग हैं। अगर ये नैतिकता की बात है तो वहां पे ग्राउंड तो कोरोना होगा, वहां पे ग्राउंड कोविड है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि साहब कोरोना की वजह से हम इलेक्शन नहीं करा सकते। मैं आपको याद दिला दूं कि यही इलेक्शन कमीशन है जब वेस्ट बंगाल में हम लोग लगातार कह रहे थे, चाहे वहां की पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी, जनता भी कह रही थी कि भाई कोरोना हो रहा है, इस तरह आपके केंद्रीय मंत्री मुंह खोले घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा साहब अपार भीड़ है, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? उस समय इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि साहब ये तो काम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैं इसमें कैसे कर सकता हूं? आज जब वो ये कहेगा कि साहब कोरोना है इसलिए हम चुनाव नहीं कराएंगे, सर माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से 67 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमटी है। आरएलडी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। 75 सीटों में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर सहयोगी दल। एनके सर, क्या वाकई इस चुनाव का, इस नतीजों का असर विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा जाए, इसको कतई नहीं देखा। ये डबल इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और इसमें आपको याद होगा कि तमाम लोग वहां पहुंच भी नहीं पाए थे, किस तरह से सत्ता ने मैनिपुलेट किया वहां का चुनाव। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको रिफ्लेक्शन माना जाए। लेकिन अगर हम पॉजिटिवली सोचे, हम ये मान भी ले कि वहां के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्होंने ये चुनाव किया और ये एक अच्छा चुनाव है, तो भी अभी आपको देखना होगा कि आगे 6 महीने में चीजें कैसे व्यवस्थित होती हैं। ऑलरेडी वहां पे यूपी में आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को लेके, चीफ मिनिस्टर आगे कौन बनेगा, प्रोजेक्शन को लेके बहुत कुछ चल रहा है। मेरे ख्याल से कहीं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ बढ़ेगा क्या? फिर से देने की जरूरत है, और वो नहीं दे पा रही है।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता कुछ नजर आएगा? 75 से बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, जबरदस्त मनोबल बढ़ेगा जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सीधी सी कारण है इसका कि वो मनोबल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अभी अभी जब हार हुई थी तो मनोबल गिरा था, और ऐसे में अगर कोई जीत होती है और इतना मैसिव जीत होती है तो जरूर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। नेतृत्व भी इस समय मानेगा कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस समय योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। नेहा जोशी, आप प्रवक्ता तो उत्तराखंड भाजपा की हैं, लेकिन खबर उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही है जो आपकी पार्टी से जुड़ी है, कोई रिएक्शन आपका? देखिए, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का 2017 के बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश में ग्राफ बढ़ा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो जो 19 में हुए हो या अभी जो हाल ही में जिला पंचायत चुनाव हुए हो। तो जाहिर है एक बहुत खुशी की बात है, एक पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है, और आने वाले चुनाव में एक हमारे कार्यकर्ता को एक उसका मनोबल भी बढ़ा है जैसा आपने कहा, और एक जनता का भी एक मैसेज है। मुझे लगता है यहाँ एक जनता ने भी मैसेज दिया है कि बीजेपी ही पार्टी है। देखिए, समाजवादी पार्टी बीच बीच में अपनी सक्रियता बढ़ाती है जी, कांग्रेस आज यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो एक बार फिर जनता ने इसी पर मोहर लगाई है। उमाकांत लखेड़ा साहब, क्या आपको नजर आता है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी, 2 पर अलायंस, यानी लगभग 70, आप मान लीजिए 69 सीट पर बीजेपी, क्या ये सेमीफाइनल है? क्या इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? क्या इसे बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी एक बड़ी जीत के तौर पर और सफल हो पाएगी? देखिए, मैं इसको, ये जो चुनाव है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब, मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में जब इस तरह के जो चुनाव होते हैं तो जो लोग जिनके पास बाहुबल होता है, पैसा होता है, ये नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर ही आरोप लगाया करती थी कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के लोगों ने लोगों को किडनैप करके, अपहरण करके, दबंगई से ये कब्जे कर लिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जनता का रिफ्लेक्शन है। उत्तर प्रदेश के तमाम, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, बिहार बॉर्डर तक, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हैं वो बहुत भयावह हैं। कोरोना के बाद ये बहुत अच्छी बात हुई कि योगी जी ने बहुत बड़ी मशक्कत की कि उन्होंने कोविड के टीके पिछले 1.5-2 महीने से शुरू करके बहुत मैसिव स्केल पे किया, लेकिन जो लोगों की हानि हुई है, जो लोगों के परिवार में डेथ। रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में झड़प की खबर प्रयागराज से भी सामने आई है। प्रयागराज में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हुई है। इस तरीके की खबर संभल, बदायूं और अलग अलग हिस्सों से लगातार दिन भर आती रही है, और अब हम आपको ये प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबर है। पुलिस यहां पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें प्रयागराज की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की काउंटिंग, जिसमें नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा तौर पर नजर आ रहे हैं। 75 में से 67 सीटें बीजेपी के पक्ष में। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ रिजल्ट, क्या कुछ अपडेट पूरे प्रदेश से इस वक्त निकल कर आ रहा है? देखिए अनुराग, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत यहां पर मिली है, क्योंकि 75 की बात करें तो 75 में आज 53 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और उसमें से अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अगर हम सभी 75 सीटों की बात करें तो उसमें से अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है अनुराग, उसमें कहा गया है कि 63 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। देखिए, सबसे अहम बात अनुराग ये है कि इससे पहले, आज के चुनाव से पहले ही 21 सीटों पर भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध घोषित किए जा चुके थे। यानी कि जब नामांकन हुआ था तब 17 प्रत्याशी जो बीजेपी के थे वो निर्विरोध हो गए थे। बाद में 4 प्रत्याशियों का नामांकन जब वापस हुआ था तो उसके बाद भाजपा के जो निर्विरोध प्रत्याशी थे उनकी संख्या 21 हो गई थी। लेकिन आज जब 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है तो उसके बाद जो अभी तक का आंकड़ा है वो 63 सीटों का है। यानी कि 63 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है और 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की विजय की जीत हुई है और कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अनुराग कि अगर हम 2015 चुनाव की बात करें तो 2015 में जो ये पूरा आंकड़ा था वो समाजवादी पार्टी के फेवर में था, क्योंकि पिछली बार 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल उलट परिणाम आया है। हालांकि देखिए, आज कुछ जगहों से अब बदल चुकी हैं और ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सिंह आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का इस मुद्दे पर बात करने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।